गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं? अच्छे हैं? तो बेटा कल का लेक्चर कैसा आया? समझ में आया सबको? अच्छा, तो आज जो है हम लोग अब उसका लेक्चर 2 तैयार कर रहे हैं जीओसी का। और जीओसी का सेकंड लेक्चर आज हम लोग तैयार करेंगे। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा, समझने में दिक्कत हो रहा होगा, तो आप अपना फीडबैक दे सकते हैं, है ना। कमेंट में आप लिख दीजिएगा, सर मुझे सर ये दिक्कत हो रहा है थोड़ा सा, तो हम आपको हेल्प करेंगे, घबराने की कोई बात नहीं है। अभी तो आप पहले दिन हमसे आपसे जुड़े हैं और पहला हमारा मतलब वीडियो आप देखेंगे, तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप और अच्छे से कर सकते हैं, घबराना बिल्कुल नहीं है, हम लोग मेहनत करेंगे, ठीक है। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकंड लेक्चर, लेक्चर 2 ऑफ जीओसी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड लेक्चर। और सेकंड लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे आज। हम लोग लास्ट क्लास क्या पढ़े थे उसका एक रिवीजन कर लेते हैं। हम लोग पढ़े थे इंडक्टिव इफेक्ट, है ना। क्या पढ़े थे? इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट में बेसिकली हम लोग सीखे थे क्या सर? इंडक्टिव इफेक्ट वो इफेक्ट होता है जिसमें होता है क्या, अगर को आपके पास दो एटम है या दो एलिमेंट्स है जिसके बीच में क्या होता है, ईएन का फर्क होता है, तो वो बेसिकली करता है क्या, एक एटम दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपने पोलराइज करेगा, विड्रॉ करेगा, या फिर इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करेगा ड्यूरिंग द सिग्मा बॉन्ड। इसकी वजह से हम इंडक्टिव इफेक्ट को ऑपरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इंडक्टिव में ऐसे दो लोग होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, एक इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है, जिसकी वजह से दो इफेक्ट हम लोग कल लिखे थे, एक होता है पावर ऑफ प्लस आई, एक होता है पावर ऑफ माइनस आई। तो आज उस पावर में हम लोग कुछ कंपाउंड को कैटेगराइज करेंगे और सीखेंगे क्या कि अगर प्लस आई है तो प्लस आई में बेसिकली कौन कौन लोग होते हैं जो इलेक्ट्रॉन का डोनर अच्छे बनते हैं, या फिर माइनस आई है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉर कौन अच्छे रूप में आप काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, पावर ऑफ माइनस आई, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम लोग, पावर ऑफ माइनस आई ग्रुप, ठीक है ना। माइनस आई मतलब इंडक्टिव यहाँ पे ना निगेटिवली के फॉर्म में काम करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम करेगा इस लोगों के साथ। तो सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें से, अब कुछ लोग का हम लोग कलेक्शन कर लेते हैं ताकि कलेक्शन आपको अच्छे समझ में आ जाए। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चन रैंडमली कहीं पे मिल गया, कोई कंपेयर में कंपटीशन हो रहा है दोनों के बीच में, तो आप कंपटीटर है तो आप समझ सकते हैं कि कौन कहाँ पे क्या अच्छा रोल प्ले कर सकता है, ठीक है ना। तो पावर ऑफ माइनस आई में सबसे पहले हमारे पास होता है NF3 पॉजिटिव, है ना। ध्यान से देखना है, पहले सुनना है और अच्छे से लिखना है। NF3 पॉजिटिव, इसका बाद होता है बेटा NR3 पॉजिटिव, है ना, NR3 पॉजिटिव। देन होता है हमारा SR2 पॉजिटिव, ये सल्फर है। अच्छा, आर तो आपको समझ में आ रहा होगा मे बी, आर क्या होता है बेटा, अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप का मतलब वो कार्बन का ग्रुप है जो क्या कर रहा है, वो सल्फर से या नाइट्रोजन से वो कनेक्ट है। जैसे आप वहां पे CH3 भी ले सकते हैं, जैसे आप एग्जांपल पढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे आप, एक रिएक्शन पढ़ना है इवन सीवी रिएक्शन। तो इवन सीवी रिएक्शन में ना हम लोग पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन के साथ जो कार्बन होता है NR3 पॉजिटिव में NCH3 ले सकते हैं आप, और वो पुअर लिविंग ग्रुप होता है। तो ये सब हम आगे भी सीखेंगे। और बेसिकली यहाँ पे हम ऑर्डर बना रहे हैं, तो NH3 पॉजिटिव हो गया, NR3 पॉजिटिव, SR2 पॉजिटिव हो गया, है ना। देन आप कर सकते हैं NO2 आपका हो गया, NO2। इसके बाद आपके पास क्या होता है बेटा, CN होता है, इसको आप साइनाइड बोलते हैं। फिर होता है सल्फोनिक एसिड, इसको बोलते हैं SO3H, है ना। फिर आपके पास क्या है बेटा, CHO है, CHO जिसको आप अल्डिहाइड बोलते हैं, क्लियर है। CHO के बाद फिर जब आप आते हैं तो आपके पास क्या है बेटा, तो आपके पास है COR, ठीक है ना। फिर आपके पास क्या है, COX एसिड हलाइड जिसको बोलते हैं। और COX के बाद फिर क्या है आपके पास, COX के बाद है क्या है, COOCOR, क्लियर है, COOCOR। इसके बाद क्या है, COOR। देन फिर इसके बाद क्या है, COOX। इसके बाद क्या है, COOH। और इसके बाद क्या है, CONH2। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, बहुत सारे लोग हैं, ऐसा नहीं है इंडक्टिव इफेक्ट जो माइनस आई का काम करते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। तो आपको मतलब ऐसा सबको रटना नहीं है, वो यूज करते करते आपको याद हो जाएगा कि भाई ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इससे है तो ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉइंग कर रहा होगा, खींच रहा होगा। तो धीरे धीरे आप कर सकते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक ना। तो ये अमाइड हो गया CONH2 कार्बोक्सिलिक के पीछे। इसके बाद आपका हेलोजन मोस्ट फेवरेबल आता है, इसको बोलते हैं फ्लोरीन, है ना। फिर क्लोरीन है बेटा, फिर ब्रोमीन है सर, और देन क्या है बेटा आपके पास, आयोडीन है, ठीक है ना। ये सारे लोग हैं, और भी कुछ लोगों को जोड़ सकते हैं आप, जैसे आप बोल सकते हैं सर इसके बाद आपके पास OH है, अल्कोहल। फिर आपके पास OR है ना, जिसको ईथर आप बोलते हैं। इसके बाद आपके पास अल्काइन है, C ट्रिपल बॉन्ड CH कर सकते हैं। फिर आपके पास फिनाइल है, बेंजीन जिसको आप PH बोलते हैं। और इसके बाद जैसे अब चलो ज्यादा लेंदी नहीं करते हैं ताकि आपको लगेगा सर बोर कर रहे हैं, इतना सारा लिख दिए कैसे याद होगा, हम आगे उसको यूज कर करके सीख लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद आप दे दो, क्या दे दो, जैसे NH2 आपके पास है, अमीन बोलते हैं जिसको, है ना। इसके बाद आप अल्कीन दे सकते हैं बेटा, CH डबल बॉन्ड CH2। और लास्ट कर सकते हैं आप किससे, ड्यूटेरियम से कर सकते हैं, इवन हाइड्रोजन से कर सकते हैं। तो ये हाइड्रोजन तो रेफरेंस वैल्यू होता,
वो ना तो इलेक्ट्रॉन लेता है ना ही इलेक्ट्रॉन खींचता है। तो हेड्रोन एक रेफरेंस वैल्यू है जो प्लस आई में भी आता है और माइनस आई में भी आते हैं। तो बेसिकली कुछ ग्रुप हमारे पास हैं जिसको एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं, इसको याद करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आगे जब आप पढ़ेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट जहाँ कार्बोकेटायन सीखेंगे, कार्बोनायन सीखेंगे, फ्री रेडिकल सीखेंगे, तो उसको स्टेबल करने के लिए अनस्टेबल होने के टर्म्स में ये सारे अप्लाई होते हैं वहाँ पे एप्लीकेशन बनकर, ठीक है ना। तो आपको अच्छे से याद रखना है NH3 पॉजिटिव, Nr3 पॉजिटिव, Sr2 पॉजिटिव, है ना, NO2 है बेटा, Cn साइनाइड, SO3 है, CHO, COR, COX, CO, OCOR, COOR, COX, COOH, CONH2, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना। फिर क्या है OH, OR, अल्काइन, पीएच है, पीएच मतलब बेंजीन होता है जो फिनाइल के फॉर्म में अवेलेबल होता है। फिर NH2 है, फिर अल्कीन है, ड्यूटेरियम है और प्रोटियम आप बोल सकते हैं या हेडोन कर सकते हैं, है ना, जो सबसे लास्ट को यूज कर रहा है, जो रेफरेंस वैल्यू लेकर आ रहा है। क्लियर है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको पहले कॉपी कर लीजिए, है ना, पावर ऑफ माइनस आई, देन हम इसके बाद पढ़ेंगे पावर ऑफ प्लस आई ग्रुप। क्लियर, नोट डाउन। सॉरी हो गया, ओके। तो अब हम लोग पढ़ते हैं पावर ऑफ प्लस आई, है ना। तो नीचे लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिख सकते हैं, पावर ऑफ प्लस आई। तो पावर ऑफ प्लस आई की जब हम बात करते हैं ना तो सिंपल कहते हैं क्या कि सर पावर ऑफ प्लस आई में कौन लोग हैं ना, कैसे लोग हैं, पावर ऑफ क्या बोलेंगे प्लस आई ग्रुप, ठीक है ना। तो पावर ऑफ प्लस आई में कैसे लोग हैं, कौन कौन लोग हैं, कैसे ऑब्जर्व करेंगे, कैसे समझेंगे। तो सिंपल बोलना क्या है सर, प्लस आई जो होता है ना वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाला होता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा सर तो बेसिकली इसमें जो अच्छा डोनर है तो सबसे आगे जो सबसे टॉप पे रहता है जिसको बोलते हैं O माइनस, है ना, ऑक्सीजन, O नेगेटिव बेटा। फिर आपके पास CO2 माइनस है, CO माइनस। देन इसके बाद सारे अल्काइल ग्रुप आपको मिलेंगे। आप मे बी नाइट्रोन भी ले सकते हैं, वो लोन पे से डोनेट भी करता है, बेट्रोइंग भी करता है। अगर कार्बन आ गया तो बेट्रोइंग करेगा, ऑक्सीजन आ गया तो वो डोनेशन का काम कर लेगा। जैसे आप समझते हैं ना ऐसे चीजें क्या कि जैसे हमसे जो है कमजोर कोई हमारे बगल में है तो हम उसका पैसा ले रहे हैं, हमारे सामने कोई मोहल्ले का गुंडा आ गया, बड़ा आदमी आ गया जिससे हमें डर लगता है तो हमें देना पड़ रहा है उसे पैसा। तो ये सारी चीज बैलेंसिंग होता है। जैसे आप पढ़ते होंगे या देखो अब क्या है, मैंने कल ही बोला था आपको कि कुछ एग्जाम्पल ऐसा है जो हमारे सोसाइटी में होता है, उसको देखकर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब जैसे मान लो दरोगा जी हैं, हमारे थानेदार है या एसआई है या जो भी हैं, तो वो क्या करते हैं, मतलब समझते ही हो, टेबल के नीचे से वो लेते हैं पैसा। तो ऐसा नहीं उनका पैसा सारा उन्हीं का हो जाता है, वो पैसा ऊपर एसपी के पास भी जाता है, डीएसपी के पास भी जाता है, और वो पैसा कलेक्ट होकर पूरे, समझ रहे हो ना, कहाँ तक जाता है। तो उसके लिए वो वही है। तो आप सिंपल कहेंगे डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, सिचुएशन अकॉर्डिंग वो काम करता है कि भाई कौन सा सिचुएशन है, लेने वाला है तो खींच लो, देने वाला है तो देना पड़ेगा। दोनों काम आपको लेना भी है और इलेक्ट्रॉन देना भी है, सिंपल सा फंडा है। तो यहाँ पहले आ गया बेटा O माइनस, फिर आ गया CO2 माइनस। अब इसके बाद आप कार्बन के बारे में पढ़ेंगे। कार्बन की जो कैटेगराइज होती है इसको बोलते हैं आप 3 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, या टर्सरी बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं, प्राइमरी बोलते हैं। तो बहुत सिंपल है, आप इसको ना अच्छे से चेक कर सकते हैं। जैसे देखो एक ऐसा कार्बन है ना, ध्यान से सुनना, जो हम बोलेंगे ना अगर आप उसको सुन लिए और समझ लिए तो 100% आपको याद हो जाएगा कि हमने क्या बोला। देखो ऐसा कोई कार्बन जिस कार्बन पे ना 3 CH3 है, मिथाइल ग्रुप 3 है बेटा, CH3 और CH3, तो हम इसे बोलते हैं टर्सरी कार्बन, ऐसे क्या बोलेंगे 3 डिग्री कार्बन, ठीक है ना, अच्छे से रखना। इसके बाद आपके पास क्या है CH, और CH पे क्या है CH3 और CH3, ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं सेकेंडरी कार्बन या 2 डिग्री कार्बन बोलते हैं। इसके बाद आपके पास क्या है CH2 CH3, इसको आप क्या बोलते हैं 1 डिग्री कार्बन। इसके पीछे क्या है CH3 मिथाइल ग्रुप, इसको तो मिथाइल ही बोलते हैं, है ना, इसको क्या बोलते हैं मिथाइल। क्लियर है, मिथाइल, क्लियर है। बाकी आप ड्यूटेरियम हेडोन को भी दे सकते हैं, ऐसे चलो इतना ही काफी है, आपको अच्छे से समझना है। और चाहो तो लिख लो, इसको बोलते हैं टर्सरी कार्बन, क्या बोलते हैं टर्सरी। अब थोड़ी राइटिंग मेरी खराब है, ठीक है ना, तो घबराने की कोई बात नहीं है। इसको बोलते हैं बेटा सेकेंडरी। तो हम ना क्लियर बोलते हैं, राइटिंग थोड़ा खराब है लेकिन हम क्लियर बोलते हैं। टर्सरी है, सेकेंडरी है, ये क्या है प्राइमरी है। तो आप सुन के भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है कि आप सुन के नहीं लिख सकते हैं, आप सुन के भी लिख सकते हैं। क्लियर है। तो आप इसको कॉपी करें पहले, फिर मैं अब इसका यूज थोड़ा सा करवाऊंगा आपसे, और उसके बाद फिर हम लोग अगले टॉपिक पे चढ़ेंगे। इसका नाम रेजोनेंस है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक रिएक्शंस को समझने के लिए, ठीक है ना। तो पहले कॉपी करें, O माइनस, CO2 माइनस, टर्सरी, आप बोल सकते हैं टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, मिथाइल, है ना। और आप ऐसे बोलना है तो क्या बोल सकते हैं 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री और मिथाइल है आपके पास, ठीक है ना। ये सारे लोग जो होते हैं वो क्या होते हैं डोनर होता है,
और इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, इसलिए इन लोग क्या कहलाता है, प्लस आई ग्रुप कहलाता है। और ये एक्टिंग करता है प्लस आई ग्रुप का, और इसके द्वारा लगने वाला इफेक्ट को आप बोलते हैं कौन सा इफेक्ट, इंडक्टिव का प्लस आई इफेक्ट। क्लियर है? तो हम लोग आगे बढ़े। अब हम लोग देखते हैं कि इसका यूज कहाँ पे और कैसे होता है और क्या दिखता है। तो एक दो क्वेश्चन हमको करना पड़ेगा और क्वेश्चन से आपको सिखाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन में अब देखो किसी को अगर दिक्कत होगा, क्योंकि ना हम कटाइन लिख लेते हैं या 9 ले लेते हैं, जिसके बेस पे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। और हम यहाँ पे इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और याद रखना है, क्या रखना है बेटा, कि जो अल्काइल ग्रुप हमारा होता है ना, अल्काइल ग्रुप क्या होता है, अल्काइल ग्रुप ऑलवेज डोनेट करता है ना। केस कभी कभी मतलब चेंज भी होता, जैसे आप आगे पढ़ेंगे ग्रीनार्ड एजेंट, तो ग्रीनार्ड का फॉर्मूला होता है RMgX। RMgX में जो R है कार्बन का ग्रुप है, वो बेसिकली क्या है, मैग्नीशियम मेटल है, मैग्नीशियम से इलेक्ट्रॉन लेता है वो, तो वहां पे वो माइनस आई का भी काम करता हुआ दिखता है ना। CH3 ग्रुप, PH ग्रुप, कोई भी ग्रुप वहां पे, ठीक है। देखो तो हम सिंपल जैसे बोलते हैं, क्या आपके पास मान लो 3 बेंजीन है, ध्यान से देखना, 3 बेंजीन, या चलो साइक्लोहेक्सेन ले लेते हैं, और यहाँ लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, CH3, ठीक है। यहाँ भी क्या है, साइक्लोहेक्सेन, इस पे लगा हुआ है CH2 CH3, ठीक है ना। एक क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, और एक और साइक्लोहेक्सेन है, और यहाँ भी क्या लगा हुआ है, CH में CH3 और CH3, ठीक है ना। और एक और साइक्लोहेक्सेन है, और यहाँ क्या है, C पे CH3 CH3 CH3। अब ऐसा आप सोच सकते हैं, इसमें ना थोड़ा और इंटरेस्टिंग करते हैं, सेंटर में हम ऑक्सीजन को डाल देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा, ताकि आपको और समझ में आए। अब भाई ऑक्सीजन क्या होता है बेटा, तो ऑक्सीजन तो सर कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो देखो ये ऑक्सीजन बोल रहा होगा ना अपने आसपास वाले कार्बन को कि भाई हमें पैसा चाहिए, हमें डोनेशन करो, है ना, हम तुमसे मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तुम्हारा पैसा हमारे पास आना चाहिए। तो ये कार्बन रो रहा है, भाई हम क्या करें, कहाँ से दें, बोले चलो भाई जो है देंगे, बगल वाले को बोलेगा, बगल वाले यहाँ आया, यहाँ इसके पास बोला कि ग्रुप हम पे लगा है, जो ग्रुप हमें देने का काम करता है, डोनेशन करने का काम करता है। तो बेसिकली भी आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि सर CH3 का प्लस आई सबसे कम होता है ना, इसका प्लस आई सबसे क्या होता है बेटा, कम होता है। ये CH3 का प्लस आई सबसे कम होगा, और सबसे ज्यादा प्लस आई किसका होगा, टर्सरी का, किसका होगा, टर्सरी का। वेरी गुड, देखो सब डोनेशन कर रहा है, एरो नीचे की ओर जा रहा है, और प्लस आई का सबसे ज्यादा होगा। तो बेसिकली यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर डेंसिटी देखा जाए रिंग में, तो सबसे ज्यादा डेंसिटी क्या है, चौथे वाले का है, फिर तीसरे वाले का है, फिर दूसरे वाले का है, और सबसे कम डेंसिटी क्या है, पहले वाले का है। क्लियर है? तो ऐसा हम समझेंगे हम लोग कि क्वेश्चन नहीं करेंगे हम लोग। अभी एक्चुअली क्या है, हम लोग सीख रहे हैं कि इंडक्टिव क्या है, इसको अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। अप्लाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ना कार्बोकेटाइन पढ़ा नहीं होगा, कार्बोकेटाइन कैसा पीसीज होता है, कार्बोनाइन कैसा पीसीज होता है, रेडिकल कैसा पीसीज होता है। तो जब आप पढ़े नहीं है तो हम उस पर क्वेश्चन कराएंगे तो आपको मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो घबराने की कोई बात नहीं है, आप पहले कर लीजिए इसको फटाफट। फिर जब हम लोग जैसे थर्ड पार्ट में मूव करेंगे रिएक्शन इंटरमीडिएट में, तो वहां पढ़ेंगे कार्बोकेटाइन, कार्बोनाइन, फिर रेडिकल, है ना, कार्बीन, नाइट्रीन, बेंजाइन, ये आपके ऑर्गेनिक के इंटरमीडिएट्स होते हैं। तो वहां पे इसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल घबराना नहीं, बहुत अच्छे से क्वेश्चन हम आपको करवाएंगे, ताकि उस क्वेश्चन से पूरा कंसेप्ट आपका क्या होगा, क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव में मेनली आपको याद क्या रखना है, इंडक्टिव इफेक्ट तभी ऑपरेट होगा जब आपके पास क्या होगा, आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के बीच में डिफरेंस क्रिएट होगा, देन 110% इंडक्टिव इफेक्ट अपना काम करता हुआ आपको दिखेगा। पहली बात, इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह से काम करता है, प्लस आई ग्रुप के थ्रू इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, माइनस आई के थ्रू इलेक्ट्रॉन को विड्रॉइंग करेगा, और ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट में इंडक्टिव ग्रुप के फॉर्म में आते हैं। क्लियर है? अब हम लोग सेकेंड इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं, जिसका नाम क्या है, रेजोनेंस है। क्या है बेटा, रेजोनेंस। और ये रेजोनेंस इतनी बेहतर है, और आपको मैं इतना अच्छे तरीके से सिखाऊंगा ना कि आपको आप मतलब लेक्चर पढ़ने के बाद दिल खुश हो जाएगा, आपको लगेगा कि हमने कुछ पढ़ा है, कुछ सीखा है। और आज जो हम पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे रेजोनेंस में, कि रेजोनेंस जो होता है वो किस तरीके से होता है। पता है यहाँ पे बच्चा ना बहुत कंफ्यूज रहता है। कंफ्यूज क्या रहता है, जैसे कोई मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूल में ना इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग कैसे करना है, अब उसका पेन नहीं चल पाता, वो पेन को पकड़ के ऐसे रखता रहता है, ऐसे ऐसे करते रहता है, पेन चल रहा नहीं चल रहा, कहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर दें, गलत क्या हो जाएगा, सही क्या हो जाएगा। बिल्कुल घबराना नहीं भाई, इसमें क्या घबराना है, अरे गलत होगा तो होने दो ना, पहले कोशिश तो ये करो कि गलत हो रहा है तो होने दो। अब आप ट्राई ही नहीं करेंगे तो गलत कैसे होगा, मैच खेलेंगे नहीं तो हम हारने और जीतने का स्वाद कैसे पता चलेगा। आप खुद सोचो ना, हम फील्ड में उतरे नहीं, मैदान में उतरे नहीं, और सोच रहे हैं सामने ऑस्ट्रेलिया है भाई, साउथ अफ्रीका है, अब मैच खेलेंगे तो क्या होगा, मतलब हम तो हारते ही हार जाएंगे। अरे भाई खेल को तो देखो, खेल के भी देखो, जिम्बाब्वे भी जो है वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच सकता है ना आपका। तो आप तो इंडिया है, आप क्यों नहीं जा सकते, आप तो कई जगह जा चुके हैं, कितनी वर्ल्ड कप जीत चुके हैं, तो बिल्कुल जा सकते हैं। तो घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल दिमाग से निकाल देना है कि हमारा गलत होगा,
तभी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट अच्छे से कर सकते हैं। क्लियर है? तो एक अच्छा से हेडिंग हम लोग लिखेंगे और उस हेडिंग का नाम क्या है हमारा? रेजोनेंस। क्या है बेटा? रेजोनेंस। अब ये जो आज पढ़ रहे हैं ना आप समझो ऐसा, क्या समझो कि सर आप ना ऑर्गेनिक का नींव रख रहे हैं, है ना? ऑर्गेनिक का क्या रख रहे हैं? नींव रख रहे हैं। नींव का मतलब आप समझते हैं, बिल्डिंग बनता है, अपार्टमेंट बनता है तो उसके नींव रखा जाता है ना? और नींव जितना बेहतर होता है वो बिल्डिंग उतना अच्छा होता है। मतलब आप तो जानते हैं सिंपल सा वर्ड है। तो रेजोनेंस हमारा नींव है ना? ऑर्गेनिक रिएक्शन समझने का। ऑर्गेनिक रिएक्शंस बहुत यूज होता है, इसके बिना ऑर्गेनिक रिएक्शंस क्रिएट ही नहीं होगा। इवन आप देख लो, आप कोई बुक उठा लो, मैं तो अभी आपको पढ़ाया नहीं हूँ, मेरा सेकंड लेक्चर है, फिर भी आप देख लेना, रेजोनेंस के बिना कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस पॉसिबल नहीं है। आपको खुद दिखेगा आज के 1 महीना बाद जब हम आपको रिएक्शन सिखाते हुए दिखेंगे तो आपको खुद लगेगा सर सही बोल रहे थे या गलत बोल रहे थे। देखो, तो रेजोनेंस हम लोग शुरू करते हैं पढ़ना। रेजोनेंस है क्या, पहले इसकी जरूरत क्यों पड़ी? मैंने कल भी आपको बोला था कि किसी टॉपिक को हम इंट्रोड्यूस तब करते हैं जब उसकी जरूरत हमें पड़ती है, और अगर जरूरत नहीं पड़ रही है तब तक उसको रहने देते हैं। अभी हमें जरूरत पड़ा रेजोनेंस का, तो अब आपको समझ में आएगा रेजोनेंस क्यों आया और कैसे आया। तो सबसे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं जिसकी वजह से आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा जो रेजोनेंस है, टॉपिक क्या लिखा हो? रेजोनेंस, है ना? किसी को दिक्कत होगा समझने में, RESONANCE, इसका मतलब होगा रेजोनेंस। ठीक है ना? अब रेजोनेंस को हम लोग कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ प्रॉपर्टीज पहले सीख लेते हैं, रेजोनेंस की जरूरत क्यों पड़ा, देन हम रेजोनेंस के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। ठीक है ना? जैसे आपके पास ना क्या है, इथेन। इथेन क्या होता है बेटा? CH3, इसको हम बोलते हैं इथेन, क्योंकि 2 कार्बन का चेन है, अल्केन में है सब, तो इथेन होगा। आप पढ़े होंगे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, ऐसे चलता है हमारा चेन कार्बन का। उसका भी लेक्चर हम तैयार करेंगे, और किसी को बेसिक से शुरू करना है तो नोमेनक्लेचर का 2-3 लेक्चर हम तैयार करेंगे। पहले ये देख लो आप। तो इथेन में ना जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ है ना, उस बॉन्ड लेंथ को हम बोलते हैं क्या सर? ये ना 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। ठीक है ना? कितना होता है सर? 1.54 एंगस्ट्रॉम। क्लियर है? ध्यान से देखना, बहुत सिंपल है। लेकिन अगर सर हमारे पास क्या है, इथेन की जगह क्या है, इथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इथीन। तो इथीन में जो हमारा बॉन्ड लेंथ है ना कार्बन कार्बन के बीच में, वो क्या होता है? 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है। 1.34 एंगस्ट्रॉम। ध्यान सुनना, एंगस्ट्रॉम क्या है? ऐसा यूनिट है जो बॉन्ड लेंथ को कैरी करता है, मापता है। लेकिन अगर आपके पास ना बेंजीन है, क्या है? बेंजीन। देखो अब यहीं पे हमारा गेम चेंज होता है। अगर आपके पास बेंजीन है तो बेंजीन के पास क्या होता है? पाई बॉन्ड होता है। अब ना बेंजीन में क्या है, अभी हम लोग इसका स्ट्रक्चर खुद बनाना सीखेंगे, बेंजीन में पाई बॉन्ड कहां से आता है, क्यों आता है, ठीक ना? अभी खुद सीखने वाले हैं। तो बेंजीन के पास ना ये जो सिंगल बॉन्ड है और ये डबल बॉन्ड है, ठीक ना? ये क्या होता है कि अगर कार्बन कार्बन अभी डबल बॉन्ड है तो इसके अंदर रेजोनेंस होगा, और यहाँ सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, मतलब बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो जाता है। डीलोकलाइजेशन का मतलब क्या बेटा? बॉन्ड डीलोकलाइज होकर यहाँ से वहां चले गए। जैसे आप सिंपल बोले ना, अभी आप मेरे बॉडी को देखना, हम यहाँ पे खड़े हैं, है ना? यहाँ पे खड़े हैं अभी आपके सामने, मतलब यूं देखो भैया, हम यहाँ आ गए, मतलब क्या हुआ? चलकर हम यहाँ आ गए ना, तो हमारा बॉडी क्या रहा है? डीलोकलाइज कर रहा है। लेकिन तुम अपने जगह पे बैठे हो, नोटबुक लेकर बैठे हो टेबल पे, ऐसे बैठे हो, हम्म, हमें हिलना नहीं है, हमें हिलना नहीं है, हमें हिलना नहीं है। तो सिंपल क्या है? आप लोकलाइज्ड हैं, हम डीलोकलाइज्ड हैं। ठीक है ना? तो सिंपल सा है, यहाँ पे ना सिंगल बॉन्ड भी डबल बॉन्ड है तो दोनों का लेंथ इक्वल होता, और ये दोनों मिलकर बनाता है, क्या बनाता है? दोनों का लेंथ मिलकर बनता है कितना? 1.49 एंगस्ट्रॉम। अब ध्यान से देखना और सोचना हम क्या बोलने वाले हैं। हम कह रहे हैं सर अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उसके अंदर लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम है, या फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसका लेंथ 1.34 एंगस्ट्रॉम है, तो फिर हमारे पास यहाँ भी तो सिंगल बॉन्ड है ना, यहाँ भी तो डबल बॉन्ड है ना, तो या तो 1.54 होना चाहिए था या फिर 1.34 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे इसका लेंथ क्या हो रहा है? 1.49 एंगस्ट्रॉम हो रहा है। तो ये प्रॉपर्टी नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? 100% एबनॉर्मल है ना? जैसे आप बोल सकते हैं सर हमारे पास कोई अल्कीन है, ध्यान से देखना बेटा, घबराना नहीं है, आराम से सीखो। जैसे आपके पास अल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है ना? और इस पे रिएक्शन आप कराते हैं H2PD का। अब ये रिएक्शन में भी हो सकता है आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी आप पढ़ नहीं रहे हैं। अगर ये लेक्चर आप कर रहे होंगे तो बेसिकली अभी आप शुरुआती दौर पे चल रहे हैं, फिर भी आपको समझना है यहाँ पे ये थोड़ा सा है। ये रिएक्शन आगे हम पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन रिडक्शन में, इसको बोलते हैं कैटालिटिक रिडक्शन, ठीक है ना? ये प्लेटिनम मेटल होता है जिसके सरफेस पे H2 चिपक जाता है, स्टिक कर जाता है, और ये बॉन्ड टूटता है और दोनों को HH मिल जाता है, ठीक है ना? तो हम आगे सीखने वाले हैं, अभी घबराना नहीं है, अभी सिर्फ आप आंसर का एक्सपेक्ट करो। तो ये पाई बॉन्ड जो है ना, सिग्मा और पाई बॉन्ड, तो सिग्मा और पाई ब्रेक हो जाएगा और 2H मिल जाएगा, तो बन जाएगा CH3 CH3, है ना? ऐसा फॉर्म कर जाएगा। लेकिन आपके पास अगर बेंजीन है
तो बेंजीन पे अगर आप कोई रिएक्शन कराओ, जैसे आपके पास है Br2H2O, ठीक है ना, Br2H2O, तो सिंपल बोलते हैं क्या सर, बेंजीन यहाँ पे ना पाई बॉन्ड कंटेन कर रहा, फिर भी यहाँ पे रिएक्शन नहीं करता है। तो यही हमारा इंटरेस्टिंग पॉइंट है रेजोनेंस समझने के लिए। तो आपको ये दो प्रॉपर्टीज अच्छे से याद रखना है। ये आपका फिजिकल प्रॉपर्टी जो वैरी कर रहा, ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज है जो वैरी कर रहा है ना, आई बात समझ में। तो अब हम रेजोनेंस की यूज करते हैं। तो सिंपल हम लोग करते क्या है, पहले आप इसको कॉपी कर लो फटाफट, है ना। देन हम लोग ये Br2 लिखा हुआ है, ब्रोमिनेशन जिसको आप बोलते हैं, Br2H2, दैट इज नो रिएक्शन। ओके, देन वी हैव टू स्टार्ट। तो रेजोनेंस को हम शुरू करते हैं पढ़ना। अब रेजोनेंस क्या है इसके शुरू करते हैं। तो रेजोनेंस के बारे में आप क्या बोलेंगे, रेजोनेंस एक ऐसा इफेक्ट है जब आपका लुईस स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ मॉलिक्यूल, देन वी नीड रेजोनेंस। तो हमें किसकी जरूरत पड़ा, रेजोनेंस की जरूरत पड़ा। तो पहले आप पॉइंट लिख लीजिए, उसके बाद आप इसको अच्छे से कॉपी कीजिए, है ना। तो नीचे लिखते हैं हम लोग, बेटा लिखो, when a single Lewis structure cannot explain all the physical and chemical properties, when, आराम से लिखने, घबराना नहीं है, आराम से लिखो, when a single Lewis structure cannot explain all the physical and chemical properties, then a new concept was given. When a single Lewis structure cannot explain all the physical and chemical properties, then a new concept was given, that is resonance. When single Lewis structure cannot explain all the physical and chemical properties of a resonance of a molecule, कर सकते हैं of a molecule, then a new concept was given, that is resonance. ये तो हो गया रेजोनेंस की जरूरत क्यों हुआ। अब रेजोनेंस में क्या होता है ना, ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे आपको रुकना है और सुनना है और देखना है और अच्छे से समझना है, ठीक है ना। तो रेजोनेंस में क्या होता है, आगे पॉइंट्स डील कर लेते हैं। लिखो, in which delocalization of pi electrons or non-bonding electrons, मतलब कर रहा है कि रेजोनेंस एक ऐसा इफेक्ट है जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, डीलोकलाइजेशन करते हैं। ये देखो इसका वर्ड आया है, तो ये केमिस्ट्री का वर्ड है, इसको अच्छे से सुनना और समझना। बहुत सिंपल सा वर्ड है, बहुत सिंपल है। क्या कर रहा है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, है ना। डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो दोनों टर्म्स को हम समझाते हैं आपको। डीलोकलाइजेशन वर्ड समझ में आया बेटा। डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब वो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है जो इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है भैया, चल रहा है, आप यहाँ हम यहाँ, आप यहाँ चल रहा है। लेकिन लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन जो अपने जगह से कभी हिलने वाला नहीं है। इसे मान लो, अब तुम बोलो बहुत सारा पेड़ तो चलता भी है, आप मान लो इंसान क्या है, मतलब डीलोकलाइज है, डेली घूमता है, कई किलोमीटर चलता है। लेकिन पेड़ आपके घर के पीछे, मान लो कोई पीपल का पेड़ आपके घर के पीछे, तो ऐसा नहीं कि वो घर के आगे आ जाएगा, है ना। अब हो सकता है रात में वो महेश भट्ट की मूवी बन रहा होगा तो आ सकता है रात में, लेकिन ऐसा कोई हॉरर नहीं है, स्टोरी हम लोग समझते हैं। तो वो क्या है, लोकलाइज्ड है, पेड़ आपके घर के पीछे ही रहेगा। लेकिन आप दिन भर में कई किलोमीटर कहाँ से कहाँ मार्केट जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, आप क्या है, डीलोकलाइज्ड हैं। क्लियर है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, रेजोनेंस समझते हैं कैसे होता है। तो बहुत सारे बच्चों को ना प्रॉब्लम पता है क्या होता है, बेंजीन के बारे में। हाँ, ये बहन जी का ना बहुत क्रिटिकल स्ट्रक्चर होता है। मतलब आपको लगेगा कि सर ये स्ट्रक्चर बनता कैसे है, क्यों बन रहा है, कैसे बन रहा। तो बहुत सिंपल, आपने देखे होंगे कभी कभी कि बेंजीन जब बनाते हैं तो बेंजीन में एक सर्कल डाल देते हैं अंदर में। तो सर्कल डालने के पीछे भी रीजन आज हम लोग क्या करेंगे, आज सीखेंगे कि क्या रीजन है जो सर्कल उसके अंदर अवेलेबल होता है। तो ध्यान से सीखो। जैसे आपके पास एक स्ट्रक्चर है, मतलब 6 कार्बन का एक बॉक्स मान लो पहले, है ना, एक बॉक्स बना है, ठीक है। हम इसको क्या करते हैं, डिलोकलाइज करने के लिए, सीखने के लिए हम लोग नंबर का पॉइंट्स कर लेते हैं। तो जैसे मान लो तो ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और ये क्या है, 6 है। 6 कार्बन है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, आप कंफ्यूज बिल्कुल ना हो कि कौन सा कार्बन कहाँ मूव कर रहा है। कार्बन मूव नहीं करेगा, कार्बन अपनी जगह पे ही रहेगा, एटम अपनी जगह पे ही रहता है। रेजोनेंस में मूव करने वाला क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन्स या नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स होता है, ठीक है ना। तो हम इसे पाई इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कर लें फटाफट। देखो, एक पाई बॉन्ड यहाँ है सर, एक पाई बॉन्ड यहाँ है, एक पाई बॉन्ड यहाँ है। तो आप बेसिकली ऐसे बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं सर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। ऐसे भी आप बचपन में पढ़ते हैं बेंजीन का फॉर्मूला
C6H6, वेरी गुड, C6H6। हर कार्बन के पास क्या है, 6 कार्बन आपको दिख रहा है, और हर कार्बन के पास 3 बॉन्ड है, मतलब चौथा हाइड्रोजन है। कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है तो चौथा क्या है भाई, हाइड्रोजन है, फिक्स है। वो दिख नहीं रहा लेकिन वो अवेलेबल है, क्योंकि कार्बन क्या होता है नेचर में, टेट्रावैलेंट होता है सर। और टेट्रावैलेंट है तो मतलब 4 बॉन्ड तो बनाना ही बनाना है वैसे भाई अपने लाइफ में, नहीं तो वो बना क्या पा रहा है, कुछ नहीं बना पा रहा है, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका साइक्लोहेक्सेन के अंदर क्या बन गया, 3 पाई बॉन्ड, जिसको आप बेंजीन बोल सकते हैं। अब इसकी जैसा ना एक और हम बेंजीन बनाते हैं यहाँ पे, जिसे सिंपल कर सकते हैं कि एक बेंजीन और है जो रिंग में आ रहा है 6 मेंबर में, यहाँ भी नंबर वही हमारा 1 2 3 4 5 6। तो आप देखो क्या कर रहे हैं हम, देखो सुनना अच्छे से बेटा, जो 1 2 का पाई बॉन्ड है ना सर, उसको उठाकर ना हम शिफ्ट कर देते हैं, कहाँ पे, 2 और 3 में। जो 3 4 का पाई बॉन्ड है सर, उसको उठाकर कहाँ रखते हैं, 5 और 4 के बीच में। और जो 5 6 का पाई बॉन्ड उसको उठाकर कहाँ रख देते हैं, 1 और 6 के बीच में। तो रखो भाई, 1 2 का पाई बॉन्ड अब कहाँ चला गया सर, 2 और 3 में, देखो यहाँ आ गया, दिख रहा है। 3 4 का पाई बॉन्ड कहाँ गया, 5 और 4 के बीच में, तो यहाँ आ गया सर। 5 6 का पाई बॉन्ड कहाँ गया, 1 और 6 के बीच में, ये बन गया। अब ये दोनों का ना जो मिक्सचर होता है, ध्यान से देखना, ये जो मिक्सचर है आपका, ठीक है ना, तो मिक्सचर होता है बेंजीन। तो उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं आप, तो देखो क्या बोल रहा, फिर से यहाँ नंबर लिखते हैं कैसे, 1 2 3 4 5 6। अब देखो हमें पाई बॉन्ड यहाँ पे भरना है उसका, ठीक है ना, तो भर रहे हैं। बोला 1 2 का पाई बॉन्ड तो में से कौन देगा भाई, अब ये दोनों कंट्रीब्यूट करेगा, है ना, दोनों मिलकर कंट्रीब्यूट करेगा। अभी हम लोग टॉपिक पे आने वाले हैं ना, आपको समझ में आ रहा होगा, ये दोनों कंट्रीब्यूट करेगा, कंट्रीब्यूशन से ये अकेला बनाता है, जिसको आप बोलते हैं क्या, हाइब्रिड। आप बोलते हैं ना हाइब्रिड, आप बोलते हैं ना बहुत सारा, जैसे होता है क्या, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, कोई ऑर्गेनिक फूड बनाना हो या ऑर्गेनिक का जो आप निकालते हैं, तो उसमें होता है क्या कि आप एक का एक्सपेरिमेंट दूसरे के साथ मिलाकर करते हैं तो तीसरा नया बनता है, जनरेट होता है, उसको आप बोलते हैं हाइब्रिड। तो वही हाइब्रिड अभी हम लोग नाम इसको देंगे। तो देखो क्या हो रहा है, 1 2 का पाई बॉन्ड कहाँ आ रहा है बेटा, 2 और 3 में। तो बोला क्या हमें चाहिए 1 2 के बीच में पाई बॉन्ड, तो कौन देगा, पहला वाला कि दूसरा वाला, पहला वाला। 1 2 के पास पाई बॉन्ड है, पहला वाला डबल बॉन्ड आ गया यहाँ पे। अब 2 3 के पाई बॉन्ड जब देने की बात आई तो ये बोला कि हमारे पास तो है नहीं, तो बोला हमारे पास है 2 3 में, है ना, हम दे देंगे। तो यहाँ से 2 3 का पाई बॉन्ड यहाँ से आ गया, ठीक है ना, ध्यान से देखना। अब 3 4 में, तो ये बोला 3 4 में हमारे पास तो है नहीं, ये बोला हमारे पास है, हम दे देंगे, कि जब दोनों मिला कर दे रहे हैं, तो जब तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो पैसा हम देंगे, हमारे पास पैसा नहीं है तो पैसा तुम दोगे, क्योंकि दोनों क्या है, अच्छे दोस्त हैं। तो बेसिकली यहाँ से ये आ गया, ये निकल गया बेटा। अब 4 5 के बीच में क्या बोला, ये बोला कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो बोला हमारे पास है, हम दे देंगे, तो यहाँ से ये निकल कर आ गया। क्लियर है, ध्यान से देखो बस, सिंपल अच्छे से देखना। और 5 6 में बोला कि हमारे पास नहीं है, तो ये बोला हमारे पास है, हम दे देंगे, तो 5 6 में यहाँ से आ गया इलेक्ट्रॉन लेकर, ठीक है ना। और 1 6 में इसके पास नहीं था तो ये दे दिया, तो 1 6 से ये दे दिया, ठीक है ना, ये बन गया। देखो अब इसको आप ना क्या करें, एक डीलोकलाइजेशन में लेके जाएंगे तो ये कुछ ऐसा दिखता है ना। वेरी गुड, अब आज समुद्र मंथन हो गया भाई, है ना। अब हमें समझ में आ गया कि बेंजीन के अंदर सर्कल कहाँ होता है, क्यों होता है सर, ये बन गया। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बेटा, है ना, थोड़ा क्लियर कर ले हम लोग, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये आपका बन गया बेंजीन। तो आज समझ में आपको आया होगा कि बेंजीन के अंदर सर्कल कहाँ से क्रिएट होता है और कैसे बनता है। तो अब क्लियर करते हैं टॉपिक को, क्या क्लियर करते हैं सर, ये और ये दोनों एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहीं से देखो तुम्हारा बेस तैयार हो रहा है रेजोनेंस का, तो अच्छे से सीखना बेटा। आगे हम लोग कुछ केस सीखेंगे जो बहुत बिल्कुल नया होगा, अभी तक आप ऐसा केस कभी लाइफ में पढ़े नहीं होंगे, 100% वो आपको समझाएंगे हम, और वो आपको समझ में आएगा। तो ये क्या है भाई, ये क्या एक दूसरे का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, एक दूसरे में रेजोनेंस हो रहा है और दोनों के मिक्सचर से ये बन रहा है, ठीक है ना। तो आप सिंपल बोल सकते हैं सर ये दोनों क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है एक दूसरे का। क्या है, रेजो, साथ में लिख सकते हो तो लिख लो आप पॉज करके, कोई दिक्कत है। अच्छा चलो एक काम करते, पहले इसको कॉपी कर लो, ठीक है ना, पहले इसको कॉपी कर लो फिर साथ में लिखते हैं। चलो तो हम इसे बोलेंगे, लिखो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये दोनों क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इमेजिनरी स्ट्रक्चर, है ना। क्या बोल सकते हैं हम लोग, इमेजिनरी स्ट्रक्चर, ठीक है ना। लेकिन ये जो बना है ना, इसको बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको मिटा दें हम, इसको हटा रहे हैं, देखो इसको क्या बोलेंगे, रेजोनेंस हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड। ये इसको क्या बोलेंगे, रियल स्ट्रक्चर।
देखो थोड़ा सुनकर लिखना यार, ठीक है ना, क्योंकि राइटिंग मेरा तो खराब है, तो घबराना नहीं है। आप सुन के अच्छे से लिख सकते हैं, क्योंकि हम क्लियर बोल रहे हैं तो आप कॉपी कर सकते हैं सुन के भी। इट इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या इमेजिनरी स्ट्रक्चर, ये है रेजोनेट हाइब्रिड, या इसको बोलते हैं रियल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। एक नाम इसका और दे सकते हैं आप, इसको बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। कैनोनिकल स्ट्रक्चर है ये बेटा, क्लियर है। तो आप इसको कॉपी कर लो और दो फटाफट पॉइंट लिखेंगे, फिर ये खत्म हो जाएगा। और तब रेजोनेंस का रियल वर्क शुरू होगा, जहां से सीखेंगे रेजोनेंस कैसे किसी मॉलिक्यूल में डेवलप होता है और हम कैसे उसे ऑपरेट करते हैं, क्लियर है। तो पहला पॉइंट हम लोग फटाफट लिखते हैं। लिखिए आप, क्या लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट लिखो बेटा, लिखो द स्ट्रक्चर्स विच आर मेड बाय देम, द स्ट्रक्चर्स विच आर मेड बाय देम, the structures which are made by them is called as resonating structure. The structures which are made by them is called as resonating structure or canonical structure, you can say, or canonical structure, clear है। मतलब जो स्ट्रक्चर खुद से मिलकर बनता है सर, है ना, द स्ट्रक्चर्स विच आर मेड बाय देम, अपने द्वारा ही मिलकर जो बन गया उसको आप क्या बोलेंगे, एक दूसरे को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या इसको क्या बोलेंगे बेटा, कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। बट इसके बारे में लिखो, the structures which are formed by combination of resonating structure, the structures which are formed by combination of resonating structure, the structures which are formed by combination of resonating structure is called as resonance hybrid or real structure. The structures which are formed by combination of resonating structure is called as resonance hybrid or real structure, resonance hybrid or रियल स्ट्रक्चर, क्लियर है। तो ये हम बेसिकली इसको हम रेजोनेंस, अब समझ में आपको आ गया होगा रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस में कैसे रेजोनेंस दो तरह का स्ट्रक्चर में मिलता है, एक रियल स्ट्रक्चर जिसको आप बोलेंगे रेजोनेंस हाइब्रिड, वो कैसे मिलता है, तो आपके बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, वो आपस में मिक्स हो जाएंगे, मिक्स होने के बाद ये फॉर्म कर सकते हैं वो, क्लियर है। तो आप उसको बोलेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या इमेजिनरी स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर, क्लियर है। अब हम लोग कल अगले लेक्चर में, मतलब आप बोल सकते हैं जीओसी का थर्ड लेक्चर या लेक्चर 3 में आप सीखेंगे, क्या सीखेंगे सर, रेजोनेंस कैसे होता है और रेजोनेंस किस किस केस के थ्रू आप यूज कर सकते हैं। ये बिल्कुल मैं सच बोल रहा हूं, आपको बिलीव नहीं होगा, अगले लेक्चर आप अटेंड कीजिएगा, आपको 100% समझ में आएगा रेजोनेंस का रियल यूज कैसे होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे परेशान रहते हैं, उन्हें लगता है सर ये इलेक्ट्रॉन उठकर कहां कैसे आ गया, ये इलेक्ट्रॉन उठकर क्यों आ गया, ये इलेक्ट्रॉन कैसे आ गया। भाई सब सीखेंगे, हम सब सीखेंगे, सबको एक केस बनाएंगे, सारा केस को डील करेंगे कि अगर ऐसा केस है तो इसमें आप इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग यूं करेंगे, अगर ऐसा केस है तो इसमें इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग हम लोग यूं करते हैं। तो चलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में, हम लोग थर्ड लेक्चर कल करेंगे, ये सेकेंड लेक्चर है जीओसी का। थैंक यू वेरी मच, और आप बिल्कुल इसको पढ़िए अच्छे से, मजे कीजिए, और आपको क्वेश्चन भी मिलेगा, क्वेश्चन भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम आपको बुक को भी प्रेफर करेंगे, उस बुक का नाम भी बताएंगे जिस बुक से आप क्वेश्चन लगा सकते हैं, और उसमें डाउट होगा तो आप क्वेश्चन का फोटो खींचकर मेरे व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, या मतलब जो आप बोल सकते हैं क्या कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम उसका रिप्लाई देंगे आपको। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और तब तक आप बेटा इसको पढ़ते रहिए, है ना। कल मिलते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के केस के साथ, जिसको आप बोलेंगे जीओसी का थर्ड लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।